90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। आप सबको नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का दिन है। खासतौर पर कोरोना काल में डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके बड़ी संख्या में रोगियों की जान बचाई। उस दौर में चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के जीवन पर भी खतरा मंडराता रहा। आखिरकार कोरोना हार गया और मानवता जीत गई। देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की शुरुआत 1 जुलाई 1991 से की गई थी। यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को समर्पित किया गया है। डॉक्टर BC राय का जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। चिकित्सक दिवस के खास मौके पर हम एम्स ऋषिकेश में हैं, जहां हम मुलाकात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश की अधिशासी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह जी से। आप देश के प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञों में शामिल हैं। चिकित्सा एवं चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए देश विदेश के कई ख्याति प्राप्त सम्मान आपके नाम हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पे जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स डे पे पब्लिक को बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें किस तरह की मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं और कैसे हम उनका विस्तार कर रहे हैं या उनकी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पर आपका संदेश। डॉक्टर्स डे पे मेरा संदेश तो डॉक्टर्स के लिए है कि हम भारत में जो चिकित्सक कम्युनिटी है, हमें जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, जिसमें कि डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कई लोग यही कहते थे कि अगर डॉक्टर ध्यान से अगर बात भी सुन ले तो पेशेंट की आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो हमें समय के साथ साथ हुआ ये है कि हमें पेशेंट के साथ बात करने का समय बहुत कम होता जा रहा है। ऐसा भी देखा गया है कि इनफैक्ट स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर कि भारत में कई अस्पतालों में एक पेशेंट को 2 से 3 मिनट सिर्फ दिए जाते हैं पेशेंट देखते वक्त, जिससे आपको फिर अंदाज़ा ही होगा कि कुछ उसकी बीमारी का संज्ञान हो जाता है, लेकिन हम उसे समझा नहीं पाते उतने टाइम में। इसलिए हम डॉक्टर्स को ये पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए, और हम जो शिक्षक हैं, जो हम डॉक्टर्स बना रहे हैं, उनको भी हमें इस तरह की शिक्षा देने की ज़रूरत है कि हम पेशेंट्स के साथ बातचीत बहुत अच्छी तरह से करें, उनको समझाएं बीमारी के बारे में भी, और कैसे उनको प्रिवेंट करना है बीमारियों को, उसके बारे में भी उनसे बात करें हम। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर को सुनने की अब बहुत ज़रूरत है। ऐसा एक और स्टडी था जिसमें जब ये देखा गया कि डॉक्टर पेशेंट से जब बात कर रहे हैं तो वो हर 9 सेकंड के बाद, जब पेशेंट अपनी कहानी बताना शुरू करता है तो वो 9 सेकंड के बाद उसको इंटरप्ट कर देता है। तो आप जान सकते हैं कि वो किस तरह सा इम्पेशेंट सा बिहेवियर हो रहा है। तो हमें पेशेंट्स के साथ ज़रा पेशेंस से काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत शानदार जानकारी दी है कि एक कम्युनिकेशन और बिहेवियर, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिल जाती है जब डॉक्टर्स उनसे बात करते हैं और उस बीमारी पर जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब, आप बाल रोग विशेषज्ञ होने के साथ पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी में आपके रिसर्च वर्क उल्लेखनीय हैं। लगभग 300 से अधिक पब्लिकेशन आपकी उपलब्धियों में शामिल हैं। वर्तमान में आपके पास एम्स जैसे प्रमुख संस्थान का प्रशासनिक दायित्व है। एक चिकित्सक के लिए कितनी अलग और महत्वपूर्ण है यह भूमिका? इन दायित्वों को निभाने में एक चिकित्सक के रूप में आपको अपने अनुभवों का कितना लाभ मिलता है? जैसे कि आपने बताया कि मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, और बाल रोग या विशेषज्ञ होना ही एक्चुअली मेरी आत्मा में है, और वो मेरा एक और कॉम्पिटेंस है मेरी। और उसके अलावा मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी में, जो कि बच्चों की श्वास की बीमारियां होती हैं, जैसे कि अस्थमा होता है या निमोनिया होता है, या और भी रेयर टीबी होता है, और रेयर बीमारियां सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह होते हैं, उस पर तो रिसर्च कार्य किया है। लेकिन हमें बच्चों के साथ काम करके एक बहुत अच्छा हमें अनुभव ये होता है कि
बच्चे आपको मालूम है कि देश का फ्यूचर तो वही होते हैं, और उनके लिए हमें प्रिवेंटिव केयर की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए उनकी न्यूट्रिशन, उनकी इम्यूनाइजेशन, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट, उस सब का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, और उनकी लर्निंग का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। सो ये तो ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं जो कि पीडियाट्रिक केयर के हैं। उसी तरह से जो नवजात शिशु होते हैं, जो कि जस्ट बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनको भी लुक आफ्टर करने की बहुत ज़रूरत है, और उत्तराखंड राज्य में हमें लगता है कि उनको लुक आफ्टर करने के लिए और सुविधाएं देने की बहुत ज़रूरत है। अब दूसरा सवाल आपका था कि इस सब का, और मेरी पिछला, क्योंकि मैं पीजीआई चंडीगढ़ में मैं ऑलमोस्ट 40 साल से कार्यरत थी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आ रहा है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट है जो अब 60 साल उसके होने वाले हैं। तो उसमें मतलब जो सिस्टम्स थे वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हैं। ऐसे समझिए कि अगर कोई जैसे ऑटो पायलट हो जाता है कोई प्लेन, वैसे सिस्टम्स वहाँ बन चुके हैं कि कोई भी बैठ जाए वहाँ पे जाके तो वो इंस्टीट्यूट चल जाएगा। लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ पे लागू करने के लिए थोड़ा प्रयत्न करने की ज़रूरत है। और क्योंकि कोई नया इंस्टीट्यूट, अब जैसे देखिए ये 10 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, जिसमें मतलब हमें ये सब सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जब वो सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें जितना रिसोर्स मिला हुआ है, जितनी अच्छी हमारी फैकल्टी है, जितने स्टूडेंट हमारे पास बहुत अच्छे आते हैं, तो हम इस इंस्टीट्यूट को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि आपको अभी न्यूज़ में पता चला होगा कि हमारा पहले 49th प्लेस था पिछले साल, लेकिन इस साल हमारा 22वें नंबर पे देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में आया है। और ये हमारी ऐसी इच्छा है कि हम अगले साल तक पहले 10 में आ जाएं। तो उसके लिए हम बहुत सी सुविधाएं हैं जो इनका हम विस्तार भी कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम आगे बढ़ जाएंगे इस चीज़ में। एक चिकित्सक होना कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना गौरवान्वित करता है यह प्रोफेशन? चिकित्सा होना, मुझे लगता है कि चुनौतियां तो होती हैं, हर प्रोफेशन में चुनौतियां होती हैं। चिकित्सकों के लिए यही है कि हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हमारी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड्स अच्छे होने चाहिए। जो अगर हमें ये चीज़ नहीं रहेगी तो वो कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि ये सिर्फ साइंस नहीं है, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट टू बी डॉक्टर। क्योंकि हमें इसमें कम्युनिकेट बहुत करना पड़ता है, लोगों के साथ एम्पैथाइज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें अपने आप में इनकलकेट करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमें कई बार हमारी फैमिली या उनके लिए हमें थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा ड्यूटी होता है कि 48 घंटे तक या 72 घंटे तक आप लगातार ड्यूटी पे भी होते हैं। कई बार जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, या इवन बाद में भी, जैसे सर्जरी के डॉक्टर हैं कई, इनको ऐसे सब करना पड़ता है। तो उससे कई बार हमारे बच्चे और वो सब हमें देख के कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली हमारे ही बच्चे कई बार डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये एक गौरवपूर्ण प्रोफेशन है। क्योंकि अगर आप किसी मरीज़ को ठीक कर देते हो तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको, वो किसी भी और चीज़ से या किसी भी और सम्मान से ज़्यादा संतोषजनक होती है। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। हम बात करते हैं उत्तराखंड की। आप पीजीआई चंडीगढ़ में टेलीमेडिसिन सेंटर के हेड भी रहे हैं। टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में आपने काफ़ी काम किए। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में कितनी कारगर साबित हो सकती है टेलीमेडिसिन सुविधा? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि टेलीमेडिसिन मेरे विचार में एक ऐसी विधा है जिससे हम पेशेंट्स को जो दूर भी हैं, जिसको कहते हैं कि वी कैन मेक ज्योग्राफी हिस्ट्री, कि अगर वो दूर भी हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं। और ये हमने प्रयोग यहाँ शुरू किया है। हम एक टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट भी हम एम्स ऋषिकेश में बना चुके हैं, और टेलीमेडिसिन की सारी इंस्टॉलेशन हमारे पास है। हमारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो मसूरी में है, उनके साथ चल रहा है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया था, जिसमें उस शहर के जो बीमार लोग हैं उनको हम टेली कंसल्टेशन देते हैं। उसी तरह से बहुत से दूसरे अस्पताल हैं जिनके साथ हम ई संजीवनी के द्वारा टेलीमेडिसिन देते हैं। ई संजीवनी आपको मालूम होगा कि ये भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस वक्त, और कई असंख्य कंसल्टेशंस, मिलियंस ऑफ कंसल्टेशंस इस पर हो चुकी हैं। और ये बड़ा अच्छा प्रूव हो रहा है, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम में भी देखा होगा कि जिसमें उन्होंने एक पेशेंट से बात की थी
कि आपको कैसा लगा जब आपको टेलीमेडिसिन के द्वारा आपको मिलती है कंसल्टेशन। तो उन्होंने कहा था वो बहुत ही संतोष उससे उन्होंने एक्सप्रेस किया था। तो ये चीज़ हमें उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, क्योंकि हमारी टेरेन बहुत ख़राब है। कई बार पेशेंट को आने में इतना टाइम लग जाता है और संचार की सुविधाएं सब उपलब्ध हैं, तो हम उनको कांटेक्ट करके ई संजीवनी के माध्यम से हम उनको कंसल्टेशन दे सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कंसल्ट करने की कोशिश करें ऑन टेली कंसल्टेशन। डॉक्टर साहब का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग करें और एम्स इसके लिए तैयार है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहाँ पलायन की एक प्रमुख वजह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी को भी माना जाता है, राज्य के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए अभी क्या होना बाकी है? जैसे एक बात तो हमने करी कि हम टेलीमेडिसिन शुरू कर सकते हैं दूर दूरस्थ एरियाज़ में, जहाँ से लोग कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन कंसल्टेशन ही काफ़ी नहीं होता, उनको दवाई भी मिलनी ज़रूरी होती है और उसका इलाज होना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए बहुत सी जो मेडिसिन से ठीक होने वाली दवाइयाँ होती हैं वो हम उनको भिजवा सकते हैं ड्रोन के ज़रिए से। जैसे कि ड्रोन का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल है और हमने भी उसके प्रयोग किए हैं, जिसमें टीबी की दवाई जो है मरीज़ों को नहीं तो हर हफ्ते आके लेनी पड़ती थी, तो उनको अगर दवाई हम ड्रोन के ज़रिए पहुँचा दें तो उनका सफ़र करना बच जाता है। और इसी तरह से कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें टेली कंसल्टेशन हुई है और आपको इमीडिएटली दवाई वहाँ पहुँचानी है डॉक्टर के पास, जो लोकल वहाँ पे जो भी फैसिलिटी है, तो हम ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेशेंट इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, वहाँ पे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो गया है और उसको कुछ प्रोसीजर करने की ज़रूरत है, तो हेली एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो हमें ये पेशेंट्स को अगर हम देंगे तो दूर दराज के जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको इतना इनसिक्योर फील नहीं होगा कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो वो वहाँ से शहरों की तरफ आने की कोशिश करते हैं। सो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करेंगी। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट होम्स का, कि बहुत पहाड़ियों के ऊपर जो घर होते हैं उनमें आप ऐसी इक्विपमेंट फिट कर देते हैं कि आप लोगों को मॉनिटर कर सकते हैं, वो आपके साथ डॉक्टर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं उन घरों से। और वही घर जो है वो पूरे विलेज में एक सेंटर हो सकता है जिसमें मतलब बाकी के लोग भी आके बात कर सकते हैं, या कई ऐसे गांव होते हैं जिसमें 185 घर होते हैं, तो उनको स्मार्ट होम्स या स्मार्ट विलेजेस बनाया जा सकता है जो कि हमारे सीमाओं पे हैं। तो उससे आई थिंक इससे लोगों को बहुत तरह का सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और साथ में उनको सिक्योर फील होगा कि अगर हम वहाँ पे हैं तो हमें कोई ना कोई हेल्प जो है वो समय पर मिल जाएगी। सो ये कुछ एक टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मतलब बहुत यूज़ हो रही हैं आजकल। आपको मालूम है कि अलास्का जैसी जगह में ये सब होता है और बहुत बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, फिर भी लोग रहते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे सुविधाएं होती हैं, और जो लोग हैं वो अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते, वो गांव में ही रहना चाहते हैं अगर उनको वहाँ पे ठीक सुविधाएं मिलें। तो ये हमें प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को। अभी इस दिशा में कुछ काम हो रहा है हमारा एक्चुअली ड्रोन का तो कुछ एक्सपेरिमेंटेशन शुरू भी हो गया है। एम्बुलेंस, हेली एम्बुलेंस भी यहाँ पे उत्तराखंड में है, जो पेशेंट सीरियस होते हैं उनको लेके आती है। और पीछे एक मरीज़ था जिसको लेके आए थे और उसका एक लिम्ब सीवियर हो गया था, उसको ठीक किया है हमारे डॉक्टर्स ने। इसी तरह से लेकिन एम्स के लिए एक हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने वाली है, जो मतलब एक्सक्लूसिवली वो हेलीकॉप्टर यहाँ पे होगा। वो भी अभी उसका चल रहा है, जो हो जाना चाहिए था अभी तक, पर अभी मुझे लगता है कि 1 महीना के करीब लग जाएगा उसका। ये एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि हाँ जी। हेली एम्बुलेंस एम्स के पास उपलब्ध होगी और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में सेवाएं मिल सकेगी, सुविधाएं मिल सकेगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऋषिकेश में एम्स उत्तराखंड ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी के रोगियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। सुविधाओं एवं संसाधनों के लिहाज से भविष्य की क्या योजना है? देखिए, आपने जैसे बताया कि यूपी से बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं और कई एक जो सुपर स्पेशलिटी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि ट्रांसप्लांट की सुविधा। जैसे अभी हमने यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया है। इसी तरह से आज ही हमारी एक मीटिंग होने वाली है जो लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में है। जैसे कि आजकल आपको मालूम है कि लिवर फेलियर एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है
और हमें ये मतलब ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हम यहाँ ऐड कर सकते हैं सुविधाओं के रूप में, वो इस साल हम पेट सीटी यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो इसका ऑर्डर हो गया है और वो यहाँ लग जाएगा, जो कि कैंसर केयर में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह से हमारी कार्डियक सेंटर है वो भी बहुत बहुत अच्छा है, और जो भी मतलब दिल की बीमारियाँ का इलाज होता है, बच्चों की दिल के ऑपरेशंस भी यहाँ पे बहुत अच्छे से किए जाते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं हमारे पास। पीडियाट्रिक के लिए हमारे पास आईसीयू है, नियोनेटल के लिए आईसीयू है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, उसकी हम फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। एक एनएचएम उत्तराखंड के साथ ही मिलके हमारा एक 42 बेडेड आईसीयू बन रहा है जो बच्चों के लिए है। उसमें भी बहुत से बच्चों को हम देख सकेंगे और उनका उपचार कर सकेंगे। उसी तरह से एक 150 बेडेड आईसीयू एडल्ट्स के लिए बन रहा है, जिसका काम शुरू हो गया है। वो भी 1-1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारी आईसीयू फैसिलिटी, जैसे आपने देखा होगा कि आईसीयू का बेड नहीं मिलता। जब भी मेरे को ज़्यादातर फ़ोन इसी के आते हैं कि हम इमरजेंसी में आ गए और वो कह रहे हैं कि आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा, तो वो बेड मिलने का हमें स्कोप जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसा है कि हमारे पास बहुत से मरीज़ जो हैं वो बहुत सीरियस उसमें अवस्था में आते हैं, तो उनको हमें ट्रीटमेंट करने का बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से बहुत सी रिसर्च की फैसिलिटीज़ हैं जो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हम गंगा वाटर रिसर्च शुरू कर रहे हैं, जिसमें मतलब गंगा के पानी के ऊपर रिसर्च की जा रही है, जिससे बहुत से इन्फेक्शन कंट्रोल करने की विधाएं निकल के बाहर आ सकती हैं। क्योंकि गंगा का पानी ऐसा है जिसमें इन्फेक्शन मतलब उसका रॉट नहीं करता, वो पानी ख़राब नहीं होता कभी भी, तो क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स और ऐसे वायरसेस होते हैं जो मतलब बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो वो एक रिसर्च हम शुरू की हुई है, लेकिन उसको और अधिक ऊपर लेके जाने का है। उसी तरह से स्टेम सेल के ऊपर भी रिसर्च शुरू होगी, जैसे कि स्टेम सेल एक इस तरह का सेल होता है जो किसी भी रूप को अख्तियार कर सकता है। जैसे अगर किसी को नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, उसका कार्टिलेज ख़राब हो चुका है, तो वो स्टेम सेल से हम उसे ग्रो कर सकते हैं और उस कार्टिलेज को हम यूज़ कर सकते हैं फिर। तो इस तरह की फैसिलिटी हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये जो बैंक होता है स्टेम सेल्स का, हाँ जी, स्टेम सेल का बैंक जो होता है वो मतलब जो एम्ब्रियोनल स्टेम सेल्स होते हैं, जो मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उससे उसके प्लेसेंटा से निकाले जाते हैं, तो वो भी लोग स्टोर करते हैं। ये वाले जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं, जो मतलब बोन मैरो से निकाले जाते हैं और उनको ग्रो किया जाता है फिर, और उनको फिर ग्रो करके जो टिश्यू बनता है, टिश्यू इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए वो यूज़ होता है। बड़ा महंगा होता है? नहीं, महंगा इतना भी महंगा नहीं होता। मतलब एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स इसीलिए बने हैं कि वो एडवांस रिसर्च करें जो पेशेंट्स के काम आए। तो ये चीज़ें जो हैं वो एडवांस फैसिलिटीज़ जो हैं वो पेशेंट्स के काम ज़रूर आएंगे। अक्सर एम्स में देखा जाता है कि एक बड़ा संस्थान है, बड़ी बिल्डिंग है, और लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती है कि हमें कहाँ मिलना है और ओपीडी कहाँ है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये दिक्कतें अक्सर लोगों के सामने आती है। इस दिशा में भी क्या कुछ किया जा रहा है? इसमें हमने एक स्कीम शुरू की है जिसे पेशेंट नेविगेशन कहते हैं, जो, और आपने ठीक बताया कि यहाँ आके पेशेंट लॉस्ट हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता रास्ता कहाँ पे है, कहाँ कार्ड बनेगा, कहाँ से व्हीलचेयर मिलेगी, कहाँ पे स्ट्रेचर पे लेके कोई जाएगा। तो हमने ये पेशेंट नेविगेटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिन्हें हम सेवावीर कहते हैं। ये लोग जो हैं ये इन सब पेशेंट्स का बहुत मदद कर रहे हैं। जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आए या ओपीडी में कोई पेशेंट आए, तो वो अब हम उन्हें एक स्पेशल कलर जैकेट और उनका नाम उस पर लिखा हुआ होगा, वो सब उनको दे रहे हैं ताकि उनको दूर से ही पहचाना जा सके कि ये सेवावीर है और ये हमारी मदद करेंगे, और वो कर भी रहे हैं मदद। तो उनको लेके वो जो जिस जगह पे जाना है, जैसे मान लो उनका कोई आयुष्मान कार्ड बनाना है या उनका आभा आईडी बनाना है, तो वो क्यूआर कोड से वो बनता है, तो वो उसमें उनको ट्रेनिंग दी गई है इस काम के लिए। जो इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ पहले सिक्योरिटी में काम करते थे, और अभी क्योंकि उन्हें सब हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ मालूम है, तो इसलिए हम इनको एज अ पेशेंट नेविगेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जिनका नाम सेवावीर है। डॉक्टर साहब का कहना है कि एम्स के गेट में जो भी एंट्री करता है वो पेशेंट अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब उनके साथ हैं और उनके इलाज के लिए, बेहतर से बेहतर इलाज के लिए हम सब तैयार हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जहाँ बेहतर स्वास्थ्य की हम बात करते हैं वहाँ जागरूकता का जिक्र अवश्य होता है। इस भूमिका में एम्स ऋषिकेश कितना आगे बढ़ा है, आमजन को कैसे जोड़ा है जागरूकता की मुहिम से? एक तो हमारा आउटरीच सेल है जिसमें मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट जो बाहर हैं लोग,
उनको हम बीमारियों के बारे में बताएं। पर उसी तरह से हम कुछ और इसमें प्रयत्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक के साथ एक प्रॉपर इंटरफेस डेवलप करें और एटलीस्ट साल में हम एक दिन ऐसा रखें जिसमें पब्लिक हमें विज़िट करे और हमारी फैसिलिटीज़ को देखे और हम उनको बताएं कि हमारे पास ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो हमें बहुत हेल्प करेगी और पेशेंट्स को भी और पब्लिक को भी ये अच्छा लगेगा और उनको, क्योंकि ये सब पब्लिक मनी से बनता है और उनको ये एहसास होगा कि ये हमारा जो पैसा है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। और जैसे आपने बात की कि जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमें लोग फीडबैक दें, जो कि हम बहुत अच्छे से वो उसको रिसीव करते हैं और जहाँ पे भी उसको हम अपने को बदलने के लिए एकदम तैयार हैं कि अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ ठीक तरह से नहीं हो रही है तो हमारे जो पीआरओ हैं उनके अंडर हमने ये सेवावीरों का ही एक दल उनके नीचे भी रखा है जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल में हेल्प करेंगे। एक तो कि टेलीफोन कॉल करते हैं लोग, उनको आंसर करें, जो ईमेल से फीडबैक देते हैं उनको ईमेल से फीडबैक मिले। उसी तरह से कई बार लोग, जैसे आप बात कर रहे हैं, जो प्रेस के ज़रिए भी हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हम ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो हमारे पास है और उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक से हमें ये पूरी उम्मीद है कि वो हमें फीडबैक भी देते रहें और हमारी हेल्प भी करते रहें। जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उन्होंने अभी पीछे ही हमने उनको इंडक्ट किया है अपनी सर्विस में, जिससे वो आके यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं और सम ऑफ देम आर वेरी हाईली एजुकेटेड ऑल्सो। तो वो उनको बीमारियों के बारे में भी बता रहे हैं। तो इस तरह से जो इंटरफेस पब्लिक के साथ बनता है तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, इसे हमें आगे लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की फीलिंग आएगी जब लोगों में, तो हमारा बहुत विकास होगा। जैसे होता है ना वोकल फॉर लोकल जैसे कहते हैं, उसी तरह से हमने एक्चुअली ये जो सेवावीर थे ये सारे हमारे यहीं के एम्प्लॉयज़ थे, मतलब ये पहले सिक्योरिटी में थे, लेकिन अभी इनको हमने ये कार्य दिया है और उसके लिए ट्रेनिंग भी दिया है। तो वो एक तरह से बहुत अपनापन उनको भी महसूस होता है और हमारे पेशेंट्स जब उनके साथ वो उसी भाषा में बात करते हैं, अगर गढ़वाल के पेशेंट से गढ़वाली में बात करेंगे तो उनको अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे प्रमोट करें। अपनत्व की भावना आपने बढ़ाई हाँ है। जी। डॉक्टर साहब, आपके पास तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एम्स ऋषिकेश का दायित्व आपके पास है। आज भी आप वार्ड में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, कितनी खुशी मिलती है और कितना अलग है ये। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाल रोग डॉक्टर होना मेरे आत्मा में है, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब मैं बच्चों से बात करती हूँ और ख़ासकर जब वो प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं अस्थमा क्लिनिक, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, तो अस्थमा क्लिनिक में जाती हूँ। प्लस कई बार बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के लिए हमें ब्रोंकोस्कोपी करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे नहीं होता था, वो मैंने शुरू किया है अभी यहाँ पे। हम पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी भी कर रहे हैं और वो बच्चों में कर रहे हैं। एक हमने पीडियाट्रिक आईसीयू शुरू किया है और हमने एक सुपर स्पेशलाइजेशन भी शुरू कर दिया है, विच इज़ डीएम इन पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी एंड इंटेंसिव केयर, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। नेशनल एग्ज़ाम जो होता है आईएनआई का, मतलब क्लिनिकल से हम दूर नहीं रह पाते और रहना भी नहीं चाहिए। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी स्तर के बन जाएं, अगर आपको वो क्लिनिकल टच लूज़ हो जाता है जब, तो फिर हम उससे दूर भी चले जाते हैं, क्योंकि अस्पताल आखिरकार पेशेंट्स के लिए बना है। तो अगर हम उससे दूर रह के काम करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को हॉस्पिटल के सारे सिस्टम्स के साथ फेमिलियर रहना और उसके क्लोज कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। जिसमें पेशेंट्स एक बहुत बड़ा पार्ट है। इनफैक्ट मेन पेशेंट्स हैं हमारे पास और स्टूडेंट्स हैं, तो उन दोनों पॉपुलेशन के साथ हमें कांटेक्ट में रहना और हमारी सारी फैकल्टी और बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक उसी से हम सक्सेस ले सकते हैं। आखिर अस्पताल रोगियों के लिए होता है और रोगियों की सेवा ही हमारा दायित्व है। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। चिकित्सक दिवस पर हम मुलाकात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश की अधिशासी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह जी से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वस्थ होकर घर लौटते रोगी और उनके परिवार के लोग जब आपको कहते हैं थैंक यू, कितना मायने रखता है?
सबसे ज़्यादा वही मायने रखता है। बाकी आपको कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स और पेशेंट जो होते हैं उनसे जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं कि हाँ हम ठीक हो गए हैं और आराम से घर जा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं सम्मान है या सबसे ज़्यादा जो प्राइज़ है वो यही है कि डॉक्टर को पेशेंट जो है वो संतुष्ट होके घर गया है। और ऑफ कोर्स उनको हमें फॉलो अप भी करना पड़ता है। जब वो घर भी चले गए हैं तब भी हमें उनको छोड़ना नहीं होता और उन्हें वापस बुलाना होता है कई बार। और अगर वो घर पे भी रह रहे हैं तो उन्हें हमें फॉलो अप भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंट जो एक बार जो हमारा उनसे कांटेक्ट बन जाता है वो कई बार तो पूरी पूरी उम्र चलता है। हमारे कई पेशेंट ऐसे, क्योंकि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, जो अब वो एडल्ट हो गए, उनके भी आगे बच्चे हो गए, लेकिन उनको याद है कि हाँ डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक किया था। एस्थमा वगैरह ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बाद में वो उससे फ्री होते हैं, तो उन्हें लेकिन वो जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स होती हैं वो सब याद रहती हैं कि इस डॉक्टर ने हमारा साथ दिया था, इन्होंने हमें ठीक किया था। तो वो हमेशा उस चीज़ को लोग एक्नॉलेज करते हैं। डॉक्टर्स का और पेशेंट्स का एक भावनात्मक रिश्ता होता है, ये दिल से दिल का रिश्ता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम हैं एम्स ऋषिकेश में, जहां हम मुलाकात कर रहे थे एम्स ऋषिकेश की अधिशासी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह जी से। आप सबको एक बार फिर नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए रेडियो ऋषिकेश आपका आभार व्यक्त करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।